नमस्कार बच्चों। तो आज हम द्वितीय इकाई में साइंस में देखने वाले कक्षा 8वीं में 11वां पार्ट मानव शरीर और अंग संस्थान। तो मानव शरीर बहुत सारे अंग संस्थानों से मिलकर बना है, जैसे प्रजनन, उत्सर्जन, तंत्रिका संस्थान, रक्त परिवहन संस्थान, श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान, पेशीय संस्थान, अस्थि संस्थान, ऐसे बहुत सारे संस्थानों से मिलकर मानव का शरीर बना हुआ है। और ये सभी संस्थान सुचारू रूप से चलते हैं तब जाके हमारा जीवन सही से बीतता है, सुचारू रूप से बीतता है, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। इनमें से अगर एक में भी किसी में गड़बड़ी आई तो हमारे जो जीवन यापन कर रहे हैं सामान्य जीवन में कठिनता आ जाती है। वही यहाँ पे दिया है कि हमारे शरीर में जीवन प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने के लिए कई इंद्रियां सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। इन जीवन प्रक्रियाओं के भिन्न भिन्न सोपान हैं। विशिष्ट सोपानों पर विशिष्ट अंगकों द्वारा सुचारू रूप से कार्य होते रहता है। निश्चित कार्य सामूहिक रूप से करने वाले अंग समूह को अंग संस्थान कहते हैं। तो आप अंडरलाइन कर लीजिए इसको। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग संस्थान हैं, तो उसमें ये सब दिया गया है जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। अब मानव शरीर की सभी जीवन प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा निर्मित कोशिका में होती है। आपने पहले पढ़ा होगा, जिसके लिए कोशिका को घुलनशील अन्य घटक और ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी पड़ती है। यह कार्य श्वसन संस्थान तथा रक्त परिवहन संस्थान द्वारा किया जाता है। और श्वसन की प्रक्रियाएं आगे 3 भाग में दी गई हैं। पहला श्वसन जो हम करते हैं बहिश्वसन में निश्वास और उच्छ्वास आता है। आंतरिक श्वसन जो अंदर श्वसन होता है शरीर के, और तीसरा श्वसन जो होता है वो कोशिका श्वसन होता है। और इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, देखिए। निश्वास नाक के द्वारा हवा अंदर ली जाती है, जहाँ से श्वसन नलिका द्वारा दोनों फेफड़े में आती है। उच्छ्वास फेफड़ों में ली हुई हवा की ऑक्सीजन रक्त में जाती है, और रक्त शरीर का CO2 फेफड़ों में पहुंचाया जाता है, और वह हवा के उच्छ्वास द्वारा बाहर फेंका जाता है। ये आपको दिया गया है। इसके आगे हम देखेंगे कि फेफड़ों के माध्यम से होने वाले इन दोनों क्रियाओं को हम लोग एकत्रित रूप से बहिश्वसन कहते हैं। मतलब ये हमारे बाहर हो रहा है। अंदर जो श्वसन हो रहा है वो क्या होता है, शरीर के सभी कोशिकाओं और रक्त में होने वाले गैसों के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, अंतःश्वसन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, रक्त में O2 कोशिकाओं में जाता है तथा कोशिकाओं से CO2 रक्त में आता है। फिर तीसरा जो श्वसन है वो है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन जो होता है उस श्वसन में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है ये बताया गया है। ऑक्सीजन के कारण कोशिका में ग्लूकोज जैसे घुलनशील घटक का मंद ज्वलन होकर ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। उसी प्रकार CO2 और जलवाष्प यह निरुपयोगी पदार्थ तैयार होते हैं। इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। निम्न समीकरण की सहायता से कोशिकीय श्वसन को सारांश रूप में स्पष्ट किया गया है। जैसे यह ग्लूकोज है अपने बॉडी में जो हम खाते हैं उससे मिलता है। 6C6H12O6 को ऑक्सीजन के साथ अक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है, और ऊर्जा बनती है ATP, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद हम देखेंगे श्वसन संस्थान में किन किन घटकों का समावेश होता है, किन किन अंगों का समावेश होता है और क्या होता है। तो इसमें आता है नाक, ग्रसनी, श्वसन नलिका, फेफड़े, फिर फेफड़ों में होने वाला गैस का आदान प्रदान, और फिर श्वास पटल। यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया गया है श्वसन संस्थान का। नास छिद्र, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वसनिका, वायुकोश, श्वास पटल और फेफड़े। डायफ्राम श्वास पटल को बोलते हैं इंग्लिश में। नाक, नोज। श्वसन प्रक्रिया की शुरुआत इसी से होती है। यही अंग फर्स्ट पार्ट करता है श्वसन प्रक्रिया में, तथा शुरुआत नाक से होती है। नाक में स्थित बालों के और चिपचिपे पदार्थों की सहायता से हवा छानकर अंदर ली जाती है, जिससे कि जो भी डस्ट रहे वो बाहर ही रहे और अंदर छनी हुई हवा अंदर जाए। ग्रसनी, फेरिंक्स। ग्रसनी से आहार नाल तथा श्वसन नलिका की शुरुआत होती है। श्वसन नलिका आहार नाल के आगे होती है।
और श्वसन नलिका के ऊपरी भाग में एक ढक्कन लगा होता है। आहार नाल में भोजन के कण जाते समय इस ढक्कन के कारण श्वसन नलिका ढक दी जाती है, जिससे श्वसन नलिका में भोजन के कण प्रवेश नहीं कर सकते। अन्य समय में श्वसन नलिका खुली होती है, जिससे हवा ग्रसनी से होकर श्वसन नलिका तक पहुंचती है। श्वसन नलिका क्या करती है? श्वसन नलिका की शुरुआती हिस्सा स्वर यंत्र, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, के कारण फूला हुआ होता है। वक्ष में श्वसन नलिकाओं के 2 शाखाओं में विभाजित होती है। एक शाखा दाएं फेफड़े और दूसरी शाखा बाएं फेफड़े में जाती है। फिर फेफड़े का क्या कार्य देखते हैं। वक्ष की गुहा में हृदय के दाएं तथा बाएं भाग में एक एक फेफड़ा होता है। वक्ष के गुहा का बहुत सा हिस्सा फेफड़ों से घिरा होने के कारण हृदय का पृष्ठभाग उसके द्वारा ढक जाता है और प्रत्येक फेफड़े पर द्विस्तरीय आवरण, जिसे फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फेफड़े स्पंज की भांति प्रातस्थ होते हैं और फेफड़े छोटे छोटे कुप्पियों से बने होते हैं, जिन्हें वायुकोश कहते हैं। वायुकोश के चारों ओर केशवाहिनियों का घना जाल होता है। देखिए यहाँ पर दिया है, और एक केशवाहिनियाँ है और उसके अंदर लाल रक्तकण, रक्त में लाल रक्तकण है, रक्त में। फिर आगे वायुकोश का आवरण काफ़ी झिरझिरा होता है, उसी प्रकार केशवाहिनियों का आवरण भी बहुत पतला होता है। इस पतले आवरण में से गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है और फेफड़ों में स्थित असंख्य वायुकोशों में के कारण गैस के आदान प्रदान हेतु बहुत विस्तृत पृष्ठभाग उपलब्ध होता है। फेफड़ों में होने वाला गैसों का आदान प्रदान देखते हैं। फेफड़ों के वायुकोशों के चारों ओर रक्त प्रवाहित होते समय गैसों का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। रक्त की लाल कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन, यह लौह युक्त प्रोटीन होता है। वायुकोशों में आने वाली हवा की ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा अवशोषित होती है। उसी समय CO2 और जलवाष्प रक्त से वायुकोश में जाते हैं और वहाँ की हवा में घुल जाते हैं। ऑक्सीजन रक्त द्वारा लिया जाता है। CO2 तथा जलवाष्प रक्त से बाहर निकाले जाते हैं और उच्छ्वास द्वारा बाहर छोड़ दिए जाते हैं। श्वास पटल पसलियों से बने छाती के पिंजरे के निचले भाग में श्वास पटल होता है, जो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। इसे श्वास पटल कहते हैं। श्वास पटल यह उदर गुहा और वक्ष गुहा के मध्य स्थित होता है। पसलियों का थोड़ा ऊपर उठना और श्वास पटल का नीचे जाना, ये दोनों क्रियाएं एक साथ होने से फेफड़ों पर दाब कम पड़ता है और जिससे बाहर की हवा नाक द्वारा फेफड़ों में जाती है। पसलियां अपने मूल स्थान पर आने से श्वसन पटल फिर से ऊपर उठाए जाने से फेफड़ों पर दाब पड़ता है और उनमें स्थित हवा नाक से होकर बाहर ढकेली जाती है। श्वास पटल का निरंतर ऊपर और नीचे होने की हलचल श्वासोच्छ्वास की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो इस तरीके से आज हम इस पाठ में श्वसन संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट टाइम हम आगे का पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।